Hey everyone, welcome you all, and today I'm back with your new chapter from 10th class NCERT, where we are running the series Geography through NCERT. So the next chapter is the next chapter is agriculture. So today we are going to start the chapter agriculture, and here we go to your book. First topic we will study types of farming. हम सबसे पहले पढ़ेंगे types of farming के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. इसके बाद हमारा मेजर टॉपिक आ जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हम लोग रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद जो हमारी मेजर फूड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि वीट हो गई, मिलेट हो गया, मेज हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे पल्सेस के बारे में. फिर हमारा आ जाएगा फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स का अदर टॉपिक, जैसे कि शुगर केन आपका हो गया, ऑयल सीड हो गया, टी हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट हम सबकी. अब टी की बात करी है तो कॉफ़ी को कैसे छोड़ सकते हैं. और फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद हमारी आती है नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं रबर हो गए, जूट हो गए, फाइबर क्रॉप्स जिसमें कि कॉटन आपका आता है. तो ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे. इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक इसमें रह जाता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया. तो ये रहेंगे हमारे कुछ मेजर टॉपिक, जिनके बाद हम कुछ माइनर से टॉपिक, जैसे कि माइनर और जो हमारे रियलिस्टिक टॉपिक के हमारे फार्मर्स को क्या दिक्कत आती है, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारे फर्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अगर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो सबसे पहले वी हैव टू गो लॉन्ग बैक. हम लोग को बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि आखिरकार उस समय पे हम लोग कैसी फार्मिंग करते थे. सो सी, हमारी जो फार्मिंग की एक्टिविटी है ये बहुत पुरानी है, जहाँ पर हम कई डिफरेंट और बेसिक टूल्स को यूज किया करते थे. पर अब बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि चेंज हो गए हैं. वो क्यों चेंज हो गए? क्योंकि हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, और फार्मिंग की जो हमारे तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं. अब हम लोगों ने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग से हट करके हमने कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू कर दी है. हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं. तो ये सब होती क्या है, तो चलिए देखते हैं. अगर हम बात करें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की, तो जैसा कि आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं. देखिए प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है. प्रिमिटिव का मतलब होता है कि प्राइमरी स्टेज पर. ओके, अब सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है. सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि हम सस्टेन करने के लिए यूज करें. ओके, सस्टेन करने के लिए हम कोई काम करें, तो हमारा होता है सबसिस्टेंस. अब बात करते हैं फार्मिंग. फार्मिंग से तो आप जानते हैं एग्रीकल्चर, फार्मिंग करना, खेती करना, दैट इज व्हाट, दैट इज फार्मिंग. अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम क्या करते थे, हम कुछ बेसिक से टूल्स यूज करते, जैसे कि वो हो गया, डाओ, डिगिंग स्टिक्स, ये सारी चीजें हम यूज करते थे. और यहाँ पर हम लोग फैमिली के साथ, कम्युनिटी लेबर के साथ ये सारी फार्मिंग का काम करते थे. और ये हमारा पूरी तरह से नेचुरल चीजों पर डिपेंड रहता था कि इसकी नेचुरल फर्टिलिटी कैसी है, हमारा मॉनसून कैसा चल रहा है. यानी कि यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके की हम लोग मैकेनिकल चीजों को यूज नहीं करते थे. पूरा का पूरा जो हमारी फार्मिंग होती थी वो हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहती थी, हमारे मदर अर्थ पे डिपेंड रहती थी. सो व्हाट वुड वी डू, हम लोग क्या करते थे कि हम लोग स्लैश एंड बर्न में अभी भी होता है कई जगह पे. हम लोग क्या करते थे, पहले खेती करते थे, फिर उस खेती को करने के बाद जो उसका रेसिड्यू बचता था, जो बचा हुआ मटेरियल, जैसे कि पैडी की खेती में होता है ना. आपका जब पैडी का आपके कल्टीवेशन होता है तो उसका क्या रहता है कि आपका कुछ बच जाता है तो उसको जला देते हैं. ओके, सो वो क्या कुछ होता है उसको आपको नीचे रखना है, लिखना है कमेंट सेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं. और ऐसा कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा
कि अभी यहाँ पे ये बर्न करने वाले हैं, खासकर ये पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा सुना जाता है, बोला जाता है कि ये अभी बर्न करने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत इफेक्ट होगा। सो वो क्या होता है, जो पैडी का रेसिड्यू बचा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है। ओके, तो अभी यहाँ पे पंजाब के जगह पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं आज भी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, और जो फार्मर होते हैं वो ज़्यादातर शिफ्ट होते रहते हैं कि यहाँ पे अपना, जैसे कि मान लीजिए ये आपके हो गया, ये एक जगह हो गई, ये एक जगह हो गई, अब यहाँ पे इन्होंने खेती करी और यहाँ पे फिर जला करके फिर इस जगह पे खेती करने लगेंगे जाके। तो इस तरह से ये लोग अपनी खेती का जो प्रैक्टिसेस होते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, वो इनको इस तरह से करते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी कि ये लोग क्या, यहाँ पे ये सारे जितनी है जला दिया। ओके, सो अभी हम ये जो ऐसी खेती लोग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, इसको नाम क्या देंगे? तो ये जो हमारी होती है इसे हम बोलते हैं झूमिंग। ओके, तो हम ये इसे बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। सो ये सारी जगह में हम ज़्यादातर ये झूम कल्टीवेशन देखते हैं। पमलऊ इन मणिपुर, दीपा, बस्तर, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर हम लोग झूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग झूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस करते हैं। ओके, अब अगर आगे बात करें तो ये जो झूम कल्टीवेशन, ये अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि ये ऐसे हम लोग मिल्पा नाम से जानते हैं मैक्सिको में, और सेंट्रल अमेरिका में हम लोग इसको मिल्पा नाम से जानते हैं, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। फिर उसके बाद कोनुको में नाम से जानते हैं वेनेजुएला में, रोका बराजील में, मसोल सेंट्रल अफ्रीका में। तो ये सारे कुछ नेम हैं जिनको हम लोग, जो कि है तो वही सेम चीज स्लैश एंड बट अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग एरिया में। अब इंडिया की बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में हम लोग इसको बेवार या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू पेंडा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी लैंग्वेजेस हर जगह अलग अलग हो जाती है ना। मध्य प्रदेश में तो हिंदी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में हम लोग तेलुगु बोलते हैं, और यहाँ पे जैसे कि उड़ीसा में हम लोग क्या बोलते हैं, पामा, दाबी और कोमान, ब्रिंगा, ये सारे कुछ नाम है। वेस्टर्न घाट में हम लोग उसको कुमारी कहते हैं, वालरे, ये सब कुछ नाम है। जैसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में खील कहते हैं, हिमालयन बेल्ट में कुरुआ कहते हैं, झारखंड में, और नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन होता है वहां पर हम लोग इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे हमारे इस कहानी के कैरेक्टर, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की है, कौन है, रिंझा नाम की लड़की है। ठीक है, अब ये जो रिंझा है, रिंझा कहाँ पे रहती है? रिंझा हमारी रहती है असम में, दीफू एक जगह है वहां पे असम में रहती है। अब वो अपने जो फैमिली मेंबर है वो क्या करते हैं कि अपने जो फार्म है उसको क्लियर करते हैं, स्लैश एंड बर्न करते हैं, और फिर अलग अलग पैच ऑफ लैंड में कल्टीवेशन करते हैं, ये सारी करते हैं। अब वो ऐसा अक्सर वो क्या करती है, जो इरिगेशन का प्रोसेस होता है उसमें अपनी फैमिली की हेल्प करती है। और यहाँ पर क्या करती है वो कि ये जो वाटर वो कहाँ से आता है, वो हमारा आता है बैम्बू कैनल्स। देखा था ना हम लोगों ने पिछली बार जो लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या करते थे, बैम्बू, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होता है उसमें बैम्बू कैनल्स बना के ये लोग जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अपना प्रॉपरली अपना एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर वो लोग वाटर को ले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसको ये सब चीजें जो है बहुत अच्छी लगती है। देखिए नेचुरल जगह पे कोई भी रहेगा बहुत अच्छा ही लगेगा, सिंपल सी बात है। अब वो छोटी सी बच्ची है, वो कहती है कि मैं यहाँ पे हमेशा रहना चाहती हूँ। नाम क्या है, रिंझा। अब रिंझा क्या करना चाहती है, वो हमेशा ऐसा यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन अब उसको ये तो पता नहीं है कि जो झूमिंग कल्टीवेशन हो रही है, जो जला जला के ये लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो इससे कल्टीवेशन जो फर्टिलिटी है, इस कल्टीवेशन से जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। अब जब फर्टिलिटी कम हो रही है तो एक ऐसा समय भी आएगा कि ये जो लोग अपना नेक्स्ट पैच में मूव करके फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो नेचुरल तरीके से अपना फर्टिलिटी उसकी वापस आती है, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो रेशियो होता है वो रेशियो बिगड़ रहा है। हम लोगों को जल्दी जल्दी फार्मिंग करनी रहती है, पर उसको जो समय चाहिए वो कम मिलता है। तो
अब वो उसको ये तो पता नहीं है कि अब वो नेक्स्ट सीजन में अब वो वापस जब कभी आगे चल के वापस आएगी तो वो उतना कल्टिवेबल होगा या नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी में देखिए रिंझा ऐसा चाह रही है, उसको पता नहीं, वो बच्ची है, पर हम लोग तो बड़े हैं ना। तो यहाँ पर अभी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर रहना चाहिए एंड वी शुड बी नोइंग, राइट। तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अभी आपको समझ में आ गया ना, रिंझा की कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी कि आपको सारी बात समझ में आ जाए कि वो लोग कैसे करते हैं। वो लोग कैनल सिस्टम यूज करते हैं, वो लोग अपना वहां पे अपना जला करके स्लैश एंड बर्न का काम करके दूसरे पैच में मूव कर जाते हैं। ये सारी चीजें याद रखने के लिए मैंने आपको रिंझा की कहानी जो थी वो मैंने सुना दी, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब ये जो फार्मिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे एरिया में आपको देखने, ये जो होती है ये एक तरह की लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। कैसी फार्मिंग होती है, ये आपकी होती है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, इरिगेशन, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि दिल्ली जैसा एरिया हो गया, तो दिल्ली जैसे एरिया में क्योंकि वहां पर लोगों की नीड ज्यादा है, फॉर श्योर वहां पे क्या करेंगे, वहां पर इस तरीके की फार्मिंग का यूज करेंगे। अब ये कहाँ पे होता होगा कि जैसे कि राइट हम लोग देखते हैं ना कि अभी एक है, एक के पास इतनी लैंड है, उसका बेटे होते हैं तो उनके पास वो लैंड बट जाती है। तो जब ऐसा डिवीजन ऑफ लैंड होता है, ये जो सक्सेसिव जनरेशन हमारी आगे चलती जाती है, तो इनके पास जो लैंड होल्डिंग होती है वो कम होती जाती है और एक तरह की अनइकोनॉमिकल हो जाती है। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट के चक्कर में लिमिटेड लैंड में ये लोग ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिकल और ये सारी चीजों का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब यहाँ पर ये लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं, लोग दूसरा काम भी तो कर सकते हैं, पर जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इतना कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑलरेडी इतना कम है, तो यहाँ पर उनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता है ना लाइवलीहुड का। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने फर्टिलाइजर का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके वो अपने लैंड से ज्यादा क्रॉप्स को उगाने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे हो गए, ये एक एग्जांपल हो गया कि ये पर्टिकुलर एरिया नहीं हम लोग कह सकते बिकॉज ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो एनी एरिया कैन बी द एरिया वेयर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, सो दिस लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इन दिस चैप्टर हम लोग से देखते हैं ये कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमर्शियल फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए अब हम लोग फार्म कर रहे हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज से। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब ये लोग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनको हायर प्रोडक्टिविटी उगानी, इनके पास एक पर्टिकुलर टारगेट है कि इनको इतना इनको चीजों को कल्टीवेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। अब यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे वो अपना वेरी करता रहता है। जैसे कि अगर बात करें पंजाब की, पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पर जो राइस है वो हमारा कॉमर्शियल क्रॉप है। लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अपने सब्सिस्टेंस यानी कि अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने यूज के लिए हम लोग उड़ीसा में इसको उगाते हैं। तो ये अलग वेरी करता है अपना डिफरेंट चीजों के डिफरेंट रीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी फार्मिंग होती है, यहाँ पर हम लोग सिंपल देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें को यूज हो रहा है। तो अगर ज्यादा चीजें नहीं याद रह पाती तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि हम लोग मॉडर्न इनपुट्स, हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग में। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अभी जो 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग थी आपने देखी, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, आपका नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप पैटर्न होते हैं उस पर लेकर के आएंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। If you have any problem, any doubt, so you can comment in the section below so that मुझे आपकी सारे इनपुट मिलते रहे, मुझे पता चलता रहे कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, सो डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब दी मेरी पढ़ाई। ओके देन, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।